I am Usha. वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस विद उषा। तो अभी तक हमने भाग 2 तक कर लिया मेरे एक्टिव लैंग्वेज में। अब आज से हम भाग 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स, ना कि बेसिक राइट्स। मूल अधिकार, मूल यहाँ पे संविधान में मूल फंडामेंटल है इसका इंग्लिश पे जो शब्द है जो, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं पहले, फिर अनुच्छेद देखते हैं। जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण का काम अपने हाथों में लिया तो सबसे पहले एक अधिकार पत्र बनाने का विचार किया। संविधान निर्माता चाहते थे कि इस अधिकार पत्र में भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की उन विशिष्ट मूल्यों और संकल्पनाओं का स्पष्ट रूप झलके जिनकी जड़ें राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणाओं में समाई हुई थी। संविधान सभा तथा उसकी समितियों में विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद जल्दी एक व्यापक अधिकार पत्र तैयार कर लिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित जो संविधान का ये भाग 3 है, इसको सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था, जैसे आपको सबको पता होगा। भाग 3 पर इस पर 38 दिनों तक चर्चा हुई है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। 38 दिनों तक चर्चा हुई है, जिसमें उप समिति में 11 दिनों तक हुई है, सलाहकार समिति में 2 दिन तक हुई है और संविधान सभा में 25 दिनों तक विचार विमर्श हुआ है। वापस रिपीट कर रही हूँ, इस पर 38 दिनों तक चर्चा हुई है भाग 3 पर, जिस पर उप समिति में 11 दिनों तक, सलाहकार समिति में 2 दिन तक और संविधान सभा में 25 दिन तक विचार विमर्श हुआ था। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जैसे कि आप सबको पता होगा, यूएनओ द्वारा जो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी कि ठीक बात भारत के संविधान में मूल अधिकार पत्र का समावेश फिर विश्व के अन्य देशों की जो समकालीन लोकतंत्रात्मक तथा मानवीय वृत्ति और संवैधानिक प्रथा के अनुरूप ही था। यह इस बात का प्रमाण था कि संविधान निर्माता सार्वभौम घोषणा में प्रतिपादित बुनियादी सिद्धांतों का समावेश करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कितने उत्सुक थे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं और उन्हें उनके अधिकारों के पूरे संरक्षण का आश्वासन देने की जरूरत को देखते हुए हमारे संविधान में मूल अधिकारों का समावेश आवश्यक हो गया था। और भाग 3 में समाविष्ट जो मूल अधिकार है वो भाग 4 के निर्देशक तत्व और बाद में जो जोड़े गए भाग 4 के, जिसमें मूल कर्तव्य है। भाग 4 के मूल कर्तव्य वास्तव में एक समूची व्यवस्था के अंग है, जिसका मूल स्रोत, जैसे आप सबको पता होगा, प्रियम्बल यानी उद्देशिका है। ये सभी एक साथ मिलकर वास्तव में मूलभूत मूल्यों को अभिज्ञापित करते हैं तथा संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा के आश्वासन को, जो वास्तव में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांत है, भाग 3 और भाग 4 के विभिन्न उपबंधों के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया है। उद्देशिका में मानव की गरिमा के अनुरूप स्वतंत्रता एवं समानता में मूल्यों की घोषणा बहुत जोर से की गई थी। आर्थिक और सामाजिक न्याय के आदर्शों द्वारा उन्हें और अधिक पूर्णता तथा स्थायित्व प्रदान किया गया और विशद रूप में मूल अधिकारों तथा निर्देशक तत्वों में जो प्रस्तुत किया गया है वो राष्ट्र की एकता और आम जनता के हितों के अनुरूप किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों के चार्टरों में से संभवतः सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान का भाग 3 में शामिल चार्टर है, जो मूल अधिकार है। इसके बारे में जो हमारे पूर्व न्यायमूर्ति रहे गजेंद्र गढ़कर जी, उन्होंने ये जो 1965 का सज्जन सिंह वाद था उसमें कहा था कि संविधान द्वारा इस देश में लाई गई लोकतंत्रात्मक जीवन पद्धति की ठोस नींव तथा उसका अपरिहार्य अंग है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात है ये कि गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा था कि यह संविधान द्वारा इस देश में लाई गई लोकतंत्रात्मक जीवन पद्धति की ठोस नींव तथा उसका अपरिहार्य अंग है। और फिर
एक और न्यायमूर्ति भगवती ने कहा था, मेनका गांधी वाद जो 1978 का है, उसमें कहा था कि मूल अधिकार जो वैदिक काल से इस देश के लोगों द्वारा संजोए आधारभूत मूल्यों का निरूपण करते हैं और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने और ऐसे दशाएं उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हैं जिनमें प्रत्येक मानव अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। ये मानव अधिकारों के बुनियादी ढांचे पर गारंटी का प्रतिरूप बुनते हैं और राज्य पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का इसके विभिन्न आयामों में अतिक्रमण न करने का वर्जनात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। जैसे अपन कल जो नागरिकता वाला भाग किया था, उसमें भी किया था कि नागरिकता के मूल ये वो ही है कि इसमें मूल अधिकार मिलते हैं। मूल अधिकार मतलब मेन नागरिकों को ही मिलते हैं। तो हमारे मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। मूल अधिकार एक तो न्यायोचित होते हैं, ये मतलब इनके कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मौलिक अधिकार सीमित है, ये निरंकुश या अबाधित नहीं है, इन पर न्यायोचित प्रतिबंध है, जबकि जो अमेरिका के मूल अधिकार है उन पर प्रतिबंध नहीं है। इस के अकॉर्डिंग वो अलग हो जाते हैं। हमारे मूल अधिकार जो है प्राकृतिक नहीं है, ये अगणित भी नहीं है। यानी भारतीय संविधान में उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन भाग 3 में है, उन्हीं को भारतीय संविधान स्वीकार करता है। जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और कुछ मूल अधिकार राज्य के अलावा व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जैसे अनुच्छेद 17 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। और आपातकाल में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में राष्ट्रपति इनका निलंबन भी कर सकता है, सिर्फ 2 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, ये इनमें संसद जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जो विशेष बहुमत से होता है उसके तहत इसमें कटौती कर सकती है, इसमें और अनुच्छेद जोड़ सकती है, मूल अधिकार जोड़ सकती है। ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। नकारात्मक यानी जो जिन पर प्रतिबंध होते हैं वो नकारात्मक हैं, और जिन पर प्रतिबंध नहीं है वो सकारात्मक है। जैसे अनुच्छेद 21A है जिसमें शिक्षा का अधिकार है, 25 है, 29(1) है, ऐसे अधिकार हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। अनुच्छेद 12 जिसमें मूल अधिकार की परिभाषा है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। यानी इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य परिभाषित किया गया है, जो भाग 3 और भाग 4 दोनों पर लागू होता है। ये जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो भाग 3 और भाग 4 दोनों पर लागू होती है। भाग 12 के अनुसार राज्य में जो शामिल है उसमें भारत की सरकार और संसद है, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। बहुत ध्यान रखने की योग्य बातें हैं ये, इसमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं अपन। एग्जामिनर थोड़ी सी वर्ड में अपन को उलझा देता है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और स्थानीय प्राधिकारी जिसके तहत नगर पालिकाएँ हो गई, ग्राम पंचायतें हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए आदि, ये वाले हो गए। फिर अन्य प्राधिकारी से यहाँ पे तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना या नियम बनाने, जारी करने, लागू करने की प्रवृत्ति की शक्ति हो उसके। तो इससे संबंधित कुछ वाद है वो देखते हैं। मैसूर पेपर वाद है 2002 का। इस वाद में सरकारी कंपनी को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना गया है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत सरकारी कंपनी को भी राज्य माना गया है। फिर अगला वाद है एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वाद है 1996 का। ये कहता है कि यह भी निर्धारित किया गया है कि सामाजिक न्याय को छोड़कर तथा स्वास्थ्य के अधिकार मूल अधिकार के रूप में माने जाते हैं
और राज्य का कर्तव्य है कि वह मानव जाति के सभी लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे। अगला वाद है अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वाद है 1997 का। इसमें स्वयं विधि में विभेद को चुनौती। स्वयं विधि वो होती है जैसे पर्सनल लॉ, हिंदू कानून हो गया, मुस्लिम कानून हो गया, ईसाई कानून हो गया, जो सबका अलग अलग होता है, धर्म का अलग अलग कानून होते हैं सबके, वो स्वयं विधि में आते हैं। तो ये वाद अहमदाबाद वुमेन एक्शन वाद कहता है कि चूँकि संविधान के भाग 3 के प्रावधान स्वयं विधि पर लागू नहीं होते, इसलिए यदि स्वयं विधियों के अधीन लिंग विभेद को चुनौती दी जाती है तो यह विधिक रूप से मान्य नहीं होगा, क्योंकि स्वयं विधि पर्सनल लॉ राज्य के अंतर्गत नहीं आते। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाद है, इसको बहुत ध्यान रखने की बात है ये। तो अगला वाद है भोपाल सिंह वाद 2000 का है। कानून और समता के सिद्धांत का निर्वचन। उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण के अनुसार यह सुस्थापित नियम के रूप में माना जा सकता है कि समता को विधि का समर्थन करना चाहिए और यह उसके प्रावधानों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ये कहता है। अब अनुच्छेद 13 जो मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में है। अनुच्छेद 13 का खंड 1 ये कहता है, अनुच्छेद 13(1) ये कहता है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे सभी भाग के उपबंधों से असंगत हैं। मतलब कि 26 जनवरी 1950 से पहले की जो विधियां हैं वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जहाँ तक वो 1950 के बाद की विधियों से असंगत हैं, तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। और उसके बाद की दूसरी लाइन अगर उससे सहमत है तो वो नहीं होगी, उससे पहले वाली हो जाएगी। जितनी असंगत है उतना हो जाएगा। ये इसका हुआ। अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13(3) इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथाएं ये विधि के अंतर्गत आते हैं। जो अध्यादेश होते हैं, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथाएं ये विधि के अंतर्गत आते हैं। और प्रवर्त विधि यानी लॉ इन फोर्स जो मतलब प्रचलित में होती हैं। प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। अनुच्छेद 13(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं करेगी, जो 24वें संविधान संशोधन 1973 की धारा 2 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा गया है। ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं करेगी। तो इससे संबंधित वाद देखते हैं। एम नागराज वाद 2007 का। यह कहता है कि मूल अधिकार राज्य द्वारा अपने नागरिकों को उपहार नहीं है, यानी गिफ्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, बहुत इंपॉर्टेंट वाद है एम नागराज वाद कि मूल अधिकार राज्य द्वारा अपने नागरिकों को गिफ्ट उपहार नहीं है, ये उनका अधिकार है नागरिकता के थ्रू। जो और अगला वाद केशवानंद भारतीवाद, ये भी आपको पता होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1973 का है। मूल अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर का आता है इसमें 1973 के बाद में, और इसलिए वे संविधान संशोधन द्वारा कम किए जा सकते हैं परंतु समाप्त या नष्ट नहीं किए जा सकते। यानी मूल अधिकारों को संसद जो कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन उनको बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकती। ये संविधान का
आधारभूत ढांचा है। अब आधारभूत ढांचे में क्या क्या आता है, ये न्यायालय डिसाइड करता है। फिर अगला वाद है के कोच्चायनी वाद है 1959 का। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति संविधान द्वारा भाग 3 में उसे प्रदत्त मूल अधिकारों में से कोई भी अधिकार छोड़ नहीं सकता है। चूँकि मूल अधिकार यद्यपि व्यक्ति विशेष के हित हेतु हैं तथापि लोक नीति के आधार पर संविधान में रखे गए हैं। ये वाद कहता है कि अपन अपनी मर्जी से मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकते। इसका कोई अधिकार नहीं है कि अपन अपने मूल अधिकारों को छोड़ दें, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष हित हेतु है, ये लोक नीति के आधार पर बनाए गए, अपने हित के लिए हैं, तो अपन इनको छोड़ नहीं सकते मूल अधिकारों को। जबकि अमेरिका में ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अगर व्यक्ति चाहे तो अपने मूल अधिकारों को छोड़ सकता है, वो नहीं लेना चाहे तो। अगला वाद है BC राव वाद है 1952 का। ये कहता है कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को न्यायोचित बनाती है। यह विधायन के न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान करती है। न्यायालय को अपेक्षित संविधि की संवैधानिकता का अवधारण करने के लिए अंतिमतः शक्ति प्रदान की गई है। वही है कि न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है न्यायिक पुनरावलोकन करने का, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है वो क्या है, ये भी न्यायालय डिसाइड करता है। अगला वाद देखते हैं। अगला वाद है शंकरी प्रसाद वाद 1951 का। ये कहता है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधित किए जा सकते हैं। तो शंकरी प्रसाद वाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों सहित संविधान के प्रावधानों को संशोधित कर सकती है। संविधान के प्रावधानों को संशोधित कर सकती है, शंकरी प्रसाद वाद 1951 में कहा था। फिर अगला वाद है गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। अनुच्छेद 13(2) में वर्णित शब्द विधि संवैधानिक संशोधन विधि को भी शामिल करती है। संशोधन विधि यानी जो अनुच्छेद 368 है वो उसको इसमें शामिल कर लिया गया था, उसके थ्रू इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। ये कहता है कि शंकर प्रसादवाद कहता है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, जबकि गोलकनाथवाद में कहा गया है कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने योग्य बात है। फिर अगला वाद है 1969 का अजीत सिंह वाद। ये कहता है ग्राम पंचायत में अभिव्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायतों को जो स्थानीय प्राधिकारी थे अपने जो अनुच्छेद 12 में किया था उसके अंतर्गत आते हैं ये। अगला वाद उज्जमबाई बनाम स्टेटवाद है 1963 का। ये सजातीयता का सिद्धांत दिया गया था इसमें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक तो 1967 का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वाद है, और दूसरा उज्जमबाई वाद है 1963 का। दोनों में सजातीयता का सिद्धांत दिया गया था कि अन्य प्राधिकारी गण पद के निर्वाचन में लागू नहीं हो सकता। सजातीयता का सिद्धांत ये बताता है जैसे कि अनुच्छेद 12 से संबंधित है। जैसे यूपीएससी है, तो यूपीएससी अगर राज्य के अंतर्गत आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब और भी पीएससी वगैरह हैं अन्य राज्यों की वो भी इसमें आएंगी। तो ये सजातीयता का सिद्धांत है। मूल अधिकारों को त्याग अनुच्छेद। ये अगला वाद है ओल्गा तेलिसवाद 1986 का। ये कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से किसी भी अधिकार का वह त्याग नहीं कर सकता। ये ओल्गा तेलिसवाद इसमें भी कहा था कि मूल अधिकार भाग 3 के मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। और ये इसमें भी कहे थे ये के कोच्चायनीवाद और ओल्गा तेलिसवाद दोनों में कहा है कि व्यक्ति मूल भाग 3 के अंतर्विष्ट मूल अधिकारों का व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता। अगला वाद अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वाद 1997 का। ये कहता है कि क्या व्यक्तिगत विधि शब्द विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि व्यक्तिगत विधि जैसे हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और क्रिश्चियन विधि की परिभाषा से अनुच्छेद 13 के प्रयोजन हेतु बाहर है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर ये चंद्रावती देवी वाद है, ये 2021 का लेटेस्ट वाद है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ भी है। मौलिक अधिकारों की परिसीमा
भाग 3 में अधिनियमित किए गए अनेक मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर परिसीमा के रूप में परिवर्तित होते हैं तथा राज्य पर दैहिक स्वतंत्रता पर उल्लंघन न करने का नकारात्मक दायित्व अधिरोपित करते हैं और वे केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतीत होते हैं। अगला वाद रोमानुद्दीनवाद 2020 का, ये भी लेटेस्ट है। तो ये कहता है कि मौलिक अधिकार सभ्य समाज के जीवन में अद्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं। वे संविधान के सार तत्व को गठित करते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के किसी अधिकार अथवा राज्य के वे नकारात्मक दायित्व होते हैं जो व्यक्तिक स्वतंत्रताओं पर अतिलंघन को अनुज्ञात नहीं करते हैं, परंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान प्रकृति से अत्यंतिक नहीं होते हैं। मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। रोमानुद्दीनवाद ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी पिछली बार की, उसमें भी आया हुआ है ये, और संस्कृत वाले डिपार्टमेंट के थे उसमें भी आया हुआ है, एज इट इज़ लैंग्वेज। अगला वाद है चंद्रावती देवीवाद जो 2021 का है। ये कहता है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त ऐसे कतिपय मौलिक अधिकार हैं जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्रवर्तनीय होते हैं और उन्हें अन्य बातों के साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 17, 23 और 24 में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।